दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। भारतीय जनता पार्टी का हाल यही है। चुनाव में हार क्या हुई, नेताजी पार्टी छोड़कर भागने लगे, दूसरे दलों की ओर देखने लगे। सोचिए कि लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी हारी तो क्या स्थिति होगी। विधानसभा चुनाव गुजरा और हार हुई तो प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पार्टी छोड़कर जाने लगे। नमस्कार, मेरा नाम है सरदार सिमरनजीत सिंह। भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे और दक्षिण भारत की बात करेंगे। तमिलनाडु की खबर हम सब जानते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे अन्नामलाई। भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई तमिलनाडु के विधानसभा के चुनाव में। अन्नामलाई ने भाजपा से इस्तीफा कर दिया और अपनी अलग राजनीतिक राह बनाने की ओर निकल पड़े। दूसरा मामला केरल से आया है। वही केरल जहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने शानदार तरीके से जीत दर्ज की। उनकी सरकार बनी। वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री हैं। दक्षिण भारत में भाजपा को एक और बड़ा झटका लग गया है। मलयालम अभिनेता और नेता एस देवन ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने केरल विधानसभा का चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ा था और गठबंधन बनाकर लड़ा था। 3 दल भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। 3 दलों के साथ मिलकर बीजेपी को सीटें विधानसभा में भले ही 3 आई हैं, सिर्फ 3, लेकिन वोटों के प्रतिशत को देखें तो भाजपा को 14% वोट हासिल हुए। और भाजपा को जो 14% वोट हासिल हुए उसमें अभिनेता से नेता बने मलयालम एक्टर एस देवन का बड़ा योगदान था। एस देवन की लोकप्रियता है। मलयालम फिल्मों के जो शौकीन लोग हैं और वैसे भी दक्षिण भारत में जो फिल्मी सितारे होते हैं वो राजनीति में बड़े सफल भी होते हैं, लोकप्रिय भी होते हैं और बड़ी प्रतिष्ठा होती है उनकी। एस देवन राजनीति में ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी में यूं ही चले आए थे। राजनीति में उनका रुझान शुरू से था। एक ज़माने में वो कांग्रेस के छात्र संगठन KSU के भी सदस्य थे, केरला स्टूडेंट्स यूनियन। ये जो हमें उनके बारे में जानकारी हमने इकट्ठी करने की कोशिश की और जो हमें जानकारी मिली। फिर उसके बाद हुआ क्या कि 2020 में उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, नवा केरल पीपुल्स पार्टी। हालांकि उनकी पार्टी का नाम केरला पीपुल्स पार्टी था जिसमें वो थे। 2020 में इसके नाम में थोड़ा परिवर्तन हुआ। नवा केरल पीपुल्स पार्टी, नाम से आप समझ गए होंगे, न्यू केरला पीपुल्स पार्टी का गठन उन्होंने किया। 2021 में अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय करने का फैसला लिया। वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उन्हें भाजपा ने बड़ी जिम्मेदारी दी, प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। मतलब अध्यक्ष के बाद, प्रदेश अध्यक्ष के बाद जो सबसे बड़ी जवाबदेही होती है वो भाजपा ने उनको दी, लेकिन यूं ही नहीं दी, क्योंकि एस देवन जो है वो पहले से नेता भी थे, अभिनेता भी थे और केरल की जनता के बीच में खासे लोकप्रिय थे। खास तौर पर युवाओं और महिलाओं में उनकी लोकप्रियता थी। उनकी लोकप्रियता का भाजपा को लाभ भी मिला और भाजपा को 14% वोट केरल में हासिल हुए। अब तमिलनाडु में अन्नामलाई का इस्तीफा हुआ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और सेंट्रल में जो मोदी सरकार है उनकी जो नीतियां हैं वो गुजरात केंद्रित हैं। उनका जो दृष्टिकोण है वो गुजरात केंद्रित है। एस देवन का भी लगभग यही कहना है। उन्होंने कहा कि केरल में परिवर्तन की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी बदलाव करने में वहां पर सक्षम नहीं है, इसलिए मैं बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। और बड़ी मजेदार बात पता चली, उन्होंने जो भाजपा से इस्तीफा दिया, बड़े पवित्र स्थान को उन्होंने चुना। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंदिर के मंच से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। हालांकि बीजेपी के नेताओं का कहना था कि मंदिर के मंच का इस्तेमाल उनको अपने किसी सियासी फैसले के लिए नहीं करना चाहिए था। कई लोग इस बात से सहमत हो भी सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि अगला उनका कदम क्या है। हम बता दें कि एस देवन जो है उन्होंने तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी एक्टर विजय, जो आज मुख्यमंत्री है, उनकी पार्टी TVK के नेताओं से संपर्क में होने की बात कही है। उन्होंने बताया कि मेरी TVK के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई है और अब जल्द ही तारीख
भी बताई गई है। 10 सितंबर 2026 को वो तमिलनाडु जाएंगे, वहाँ टीवीके के वरिष्ठ नेताओं से वो मुलाकात करेंगे और संभवतः केरल में वो टीवीके का दायित्व संभालेंगे। टीवीके के प्रदेश अध्यक्ष वो बन सकते हैं। अब हमने बताया कि इसका लाभ कांग्रेस को ही होगा। कांग्रेस को क्यों होगा? हमने बताया पहले आपको इस वीडियो में कि एस देवन की लोकप्रियता का लाभ भाजपा को मिला और भाजपा के 14% वोटों में से बड़ा योगदान उनकी लोकप्रियता का रहा। उन्होंने जिस तरीके से वोट बटोरे, लोगों से अपील की और एस देवन का चेहरा काफ़ी है। तो जब वो बीजेपी को छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये जो 14% का आंकड़ा है ये नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी केरला में जो मजबूत होने की कोशिश कर रही थी उसमें वो कामयाब नहीं होगी। केरल का नाम भी वैसे केरलम हो गया है आधिकारिक तौर पर। हम आपको बता दें कि केरल में जब चुनाव हुए विधानसभा के तो जो नतीजे आए उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो गठबंधन था यूडीएफ, उनको 47% के आसपास वोट मिला। लेफ्ट पार्टियों का जो गठबंधन था एलडीएफ, उनको 38% का वोट शेयर हासिल हुआ। लगभग 9% का फर्क रहा। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए तीसरे नंबर पर रहा, उनको 14% के आसपास वोट मिले। अब टीवीके जब एस देवन भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में केरल की राजनीति में खड़ी होगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ही नुकसान होगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में वैसे भी अपने पांव नहीं जमा पा रही है। दक्षिण भारत में बीजेपी की नीतियों को लेकर लोगों में असंतोष का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल तो है। हालांकि एक राज्य कर्नाटक ही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है थोड़ी। अभी वहां कांग्रेस की सरकार है और डीके शिव कुमार वहां के मुख्यमंत्री हैं। दक्षिण भारत में आपको बता दें कि लोकसभा की 130 सीटें हैं। इसमें तमिलनाडु में 30 सीटें हैं, केरलम में 20 सीटें हैं, कर्नाटक में 28 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, तेलंगाना में 17 सीटें हैं और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को मिला ले तो वहाँ 1 लोकसभा की सीट है। मतलब 130 लोकसभा सीटें दक्षिण भारत में हैं और इन 130 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद खराब है। अब कांग्रेस किस तरीके से उत्तर भारत में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाती है, खुद को मजबूत करती है। हालांकि जनजी आंदोलन के बाद कांग्रेस का समर्थन बढ़ा तो है, महंगाई की जो स्थिति है देश में उसके बाद मध्यम वर्ग कांग्रेस के समर्थन में आया तो है, लेकिन इसको वोट और सीट दोनों में कांग्रेस कैसे तब्दील करेगी यह देखना दिलचस्प होगा। उधर भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में खुद को कैसे स्थापित कर पाएगी मजबूत तरीके से, यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 130 लोकसभा सीटों का आंकड़ा कोई कमजोर या छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।